हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर हब क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मानव रोगों से संबंधित 100 से अधिक प्रश्नों को। इससे पहले इस टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी को हम कवर कर चुके हैं, तो अगर आप मानव रोगों को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। मानव रोगों से संबंधित थ्योरी वाले वीडियोज़ का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर भी आप मानव रोगों को डिटेल में पढ़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मानव रोगों से संबंधित 100 से अधिक प्रश्नों को। इससे आपके सारे के सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। आपका कोई प्रश्न हो या आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मानव रोगों से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स की ये सीरीज। पहला प्रश्न है, वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति किन रंगों में विभेद नहीं कर पाता? तो वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। ये देखिए, कुछ इस तरह का परीक्षण किया जाता है कलर ब्लाइंड लोगों के लिए। अगर कोई व्यक्ति वर्णांधता से ग्रसित होता है तो क्योंकि वो लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है या लाल और हरे रंग में डिफरेंस नहीं कर पाता है, इसलिए वो ये नहीं बता पाएगा कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी रेड और ग्रीन। अगला प्रश्न है, बीएमडी का पूरा नाम क्या है? तो बीएमडी का पूरा नाम है बोन मैरो डेंसिटी, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए, बीएमडी जो होता है वो एक प्रकार का टेस्ट होता है और यह हड्डियों की हेल्थ को देखने के लिए या हड्डियों के स्वास्थ्य को देखने के लिए किया जाता है। आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, ऑस्टियोपोरोसिस। अगर किसी व्यक्ति को ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है तो उसकी हड्डियों में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं या पोर्स हो जाते हैं और उनकी हड्डी थोड़ी खोखली होने लगती है, कमज़ोर होने लगती है। इसी के लिए बीएमडी यानी बोन मैरो टेस्ट किया जाता है। ये देखिए, ये नॉर्मल हड्डी है और ये जो है ये है ऑस्टियोपोरोसिस से ग्रसित व्यक्ति की हड्डी। अगला प्रश्न है, बीएमडी का परीक्षण किस रोग में किया जाता है? मैंने अभी आपको बताया कि बोन मैरो डेंसिटी परीक्षण ऑस्टियोपोरोसिस में किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी ऑस्टियोपोरोसिस। अगला प्रश्न है, इबोला वायरस का नाम किसके कारण पड़ा था? एक शहर के नाम पर, एक पहाड़ के नाम पर, एक नदी के नाम पर या एक महिला के नाम पर? तो इबोला वायरस का नाम एक नदी के नाम पर पड़ा था और ये नदी अफ्रीका के कांगो गणराज्य में बहने वाली एक सहायक नदी थी। और ये सारी बातें हमने अपने थ्योरी वाले सेक्शन में देखी हैं। तो अगर आपने अभी तक थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखा है तो मेरी सलाह यही है कि सबसे पहले आप मानव रोग या ह्यूमन डिजीज़ से संबंधित जो थ्योरी वाले वीडियोज़ हैं उनको देख लीजिए और इसके बाद आप इस क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज़ को करिए। यह आपके लिए सिर्फ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने से ज़्यादा यूजफुल होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, डिप्थीरिया रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो डिप्थीरिया रोग गले से संबंधित बीमारी है। इसमें गले में सूजन आ जाती है और गले में संक्रमण हो जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, काली खांसी के उपचार के लिए औषधि है MMR का टीका, DPT का टीका, BCG का टीका या MDT का टीका? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है DPT का टीका। देखिए, काली खांसी को पर्ट्यूसिस भी कहा जाता है, वूपिंग कफ भी कहा जाता है और कुक्कर खांसी भी कहा जाता है। ये सभी बातें हमने अपने थ्योरी वाले वीडियोज़ में देखी थी। तो काली खांसी के लिए DPT का टीका इस्तेमाल किया जाता है और इसमें P पर्ट्यूसिस या काली खांसी या कुक्कर खांसी या वूपिंग कफ को डिनोट करता है। तो DPT का फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनिस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, टिटनिस रोग का मुख्य लक्षण क्या है? उल्टी आना, सर्दी जुकाम, शरीर में अकड़न या जोरों का सिर दर्द? तो टिटनिस रोग का मुख्य लक्षण है शरीर में अकड़न यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए, टिटनिस को लॉक जॉ भी कहा जाता है। टिटनिस का जो रोगी होता है उसके जो जॉ यानी जबड़े होते हैं वो अचानक कभी कभी लॉक हो जाते हैं या एक ही स्थिति में रुक जाते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति के शरीर में अकड़न आ जाती है। कभी कभी देखिए ऐसी स्थिति मरीज की हो जाती है। अगला प्रश्न है, लॉक जॉ किस रोग का अन्य नाम है? अभी हमने देखा कि लॉक जॉ टिटनिस का दूसरा नाम होता है,
इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, टिटनेस रोग में जीवाणु शरीर में प्रवेश करता है घाव से, श्वास से, जल से या दूषित भोजन से। तो टिटनेस रोग का जो जीवाणु होता है वो कहीं पर अगर कट लग जाता है और वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है तो उसी घाव के माध्यम से या उसी ब्लड के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। टिटनेस रोग में जीवाणु शरीर में घाव से प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है, पोलियो रोग प्रायः होता है बूढ़ों में, नवयुवकों में, बच्चों में या इनमें से कोई नहीं। तो पोलियो रोग सबसे ज़्यादा बच्चों में होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, गोनोरिया रोग किसको प्रभावित करता है? यकृत को, हृदय को, पाचन तंत्र को या मूत्र मार्ग को? तो गोनोरिया रोग मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। हमने थ्योरी वाले सेक्शन में भी देखा था कि गोनोरिया और सिफिलिस दो ऐसी बीमारियां हैं जो प्रजनन तंत्र को या मूत्र मार्ग को प्रभावित करती हैं। अगला प्रश्न है, एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स को AIDS लिखा जाता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी या एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगला प्रश्न है, सी मक्खी या सीसी मक्खी किस रोग की वाहक है? निद्रा रोग, डायरिया रोग, तपेदिक रोग या पायरिया रोग? तो सीसी मक्खी निद्रा रोग या सोने की बीमारी को फैलाने का काम करती है। निद्रा रोग को सोने की बीमारी या स्लीपिंग सिकनेस भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी निद्रा रोग। अगला प्रश्न है, जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं? कुष्ठ रोग, टिटनेस, हैजा, डिफ्थीरिया, तपेदिक और टाइफाइड, प्लेग, निमोनिया, मेनिंजाइटिस या उपर्युक्त सभी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी जीवाणु जनित रोग हैं। अगला प्रश्न है, HIV का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन डेफिशिएंसी इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस या ह्यूमन इम्यूनो वायरस डेफिशिएंसी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, रेबीज रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? सर्जन तंत्र, स्नायु तंत्र, तंत्रिका तंत्र या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र? तो रेबीज रोग से प्रभावित होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, ब्रेक बोन फीवर किसे कहा जाता है? डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड या मलेरिया? ब्रेक बोन फीवर कहा जाता है डेंगू को, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, पोलियो रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तंत्रिका तंत्र, स्नायु तंत्र, पाचन तंत्र या उत्सर्जन तंत्र? तो पोलियो से प्रभावित होने वाला अंग है तंत्रिका तंत्र, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, विल्सन रोग मानव शरीर में होता है किससे होता है? तांबे की अत्यधिक कमी से, तांबे की अत्यधिक वृद्धि से, जिंक की अधिकता से या जिंक की कमी से? तो विल्सन नाम का रोग होता है तांबे की अत्यधिक वृद्धि से, यानी मनुष्य के शरीर में अगर तांबा या कॉपर अत्यधिक मात्रा में जमा हो जाता है तो विल्सन रोग मनुष्य को हो जाता है। अगला प्रश्न है, वायरस जनित रोग हैं गलसुआ, खसरा और चेचक, एड्स, रेबीज और डेंगू, पीलिया, इन्फ्लुएंजा और हर्पिस या उपर्युक्त सभी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपर्युक्त सभी वायरस जनित रोग हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? रक्त क्षीणता, एनीमिया, रक्ताल्पता या उपर्युक्त सभी? तो शरीर में लोहे की कमी से या शरीर में Fe की कमी से एनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है, और एनीमिया को ही रक्त क्षीणता और रक्ताल्पता भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, पारा किस रोग का कारक है? बड़ी माता, छोटी माता, मिनी माता या चेचक? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी मिनी माता। अगला प्रश्न है, फाइलेरिया रोग का रोग कारक है जीवाणु, विषाणु, कृमि या कवक? तो फाइलेरिया होता है कृमि के कारण, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही है।
अगला प्रश्न है, किडनी स्टोन या पथरी में पाया जाता है सोडियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, पोटेशियम ऑक्जेलेट या इनमें से कोई नहीं। तो किडनी स्टोन या पथरी में कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, बायोप्सी किस रोग में की जाती है, पोलियो, एड्स, कैंसर या कोरोना। तो बायोप्सी की जाती है कैंसर रोग में, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। और बायोप्सी किसे कहा जाता है, तो अगर किसी व्यक्ति में कैंसर का पता लगाना है तो उसके शरीर से इंजेक्शन के माध्यम से कोशिकाओं को निकाला जाता है और इसी प्रोसेस को बायोप्सी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कैंसर रोग के 4 प्रकार हैं, कार्सिनोमास, लिम्फोमास, ल्यूकीमियास व सार्कोमास या उपर्युक्त सभी। तो ये सभी कैंसर के 4 प्रकार हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, मेरुदंड अंग किस रोग से प्रभावित होता है, मेनिंजाइटिस, अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस या स्पोंडिलाइटिस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्पोंडिलाइटिस यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, डीपीटी का पूरा नाम क्या है, डिप्थीरिया पर्टुसिस और टिटनेस, डिप्थीरिया पोलियो और टिटनेस, डिप्थीरिया टॉक्सिन, डिप्थीरिया पर्टिसिस और टॉक्सिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और टिटनेस, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। डिप्थीरिया गले की बीमारी है और डिप्थीरिया को गलसुआ भी कहा जाता है। पर्ट्यूसिस को काली खांसी या कुक्कर खांसी या वूपिंग कफ भी कहा जाता है। और ये टिटनेस को लॉकजा भी कहा जाता है। और इन तीनों बीमारियों से बचने के लिए डीपीटी वैक्सीन लगाई जाती है। इसी डीपीटी वैक्सीन को ट्रिपल डी वैक्सीन भी कहा जाता है या ट्रिपल टी का भी कहा जाता है। डी से डिप्थीरिया, पी से पर्ट्यूसिस और टी से टिटनेस। अगला प्रश्न है, असंक्रामक रोग जिन्हें कर्क रोग भी कहा जाता है, पोलियो, एड्स, कैंसर या कोरोना। तो कर्क रोग कहा जाता है कैंसर को और यह एक प्रकार का असंक्रामक रोग भी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एथलीट फुट रोग का रोग कारक है, एस्परजिलस, हिस्टोलिटिका, ट्राइकोफाइटन या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ट्राइकोफाइटोन यानी ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर सी है। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस रोग के प्रकार हैं, कितने प्रकार होते हैं, तो 5 प्रकार होते हैं, ए बी सी डी ई, या 4 प्रकार होते हैं, ए बी सी डी, या 2 प्रकार होते हैं, ए और बी, या 3 प्रकार होते हैं, ए बी और सी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हेपेटाइटिस रोग के 5 प्रकार होते हैं, ए बी सी डी और ई, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, ज्वर क्या है, रक्त कणिकाओं में सूजन, रक्त कणिकाओं का तापमान बढ़ना, रक्त कणिकाओं में कमी या रक्त कणिकाओं की अधिकता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रक्त कणिकाओं की सूजन को ज्वर कहा जाता है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कालाजार रोग में परजीवी का वाहक कौन है, एडीज मच्छर, घरेलू मक्खी, सी मक्खी या बालू या सेंड मक्खी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बालू मक्खी या सेंड मक्खी भी इसे कहा जाता है, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, जीरोफ्थैल्मिया या शुष्का छिपाक रोग किस अंग से संबंधित है, आँख से, हड्डी से, त्वचा से या मस्तिष्क से। अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। तो जीरोफ्थैल्मिया या शुष्का छिपाक नाम का जो रोग होता है वो संबंधित होता है आँखों से, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। और इस बीमारी में किसी भी व्यक्ति के आंसू सूख जाते हैं, यानी उसकी आंखें सूख जाती हैं। अगला प्रश्न है, डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, आमाशय के लिए, यकृत के लिए, गुर्दे के लिए या हृदय के लिए। तो डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है गुर्दे के लिए। गुर्दे को इंग्लिश में किडनी कहा जाता है और किडनी के उपचार के लिए ही डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी गुर्दे के लिए। अगला प्रश्न है, आवृतबीजी पादप से कौन सी औषधि प्राप्त की जाती है, कुनैन, पेनिसिलिन, विलिसिलिन
या ए और बी दोनों? तो जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उनसे कुनैन और पेनिसिलिन दोनों को प्राप्त किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है टाइफाइड रोग को कहा जाता है साधारण ज्वर, तपेदिक, दिमागी बुखार या आंत्र ज्वर? तो टाइफाइड बुखार को आंत्र ज्वर भी कहा जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। टाइफाइड रोग में सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं आंतें, यानी छोटी आंत और बड़ी आंत, इसलिए इस ज्वर या बुखार को आंत्र ज्वर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है रक्त के किन कणों में रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है? लिम्फोसाइट्स में, एरिथ्रोसाइट्स में, मोनोसाइट्स में या ल्यूकोसाइट्स में? तो लिम्फोसाइट्स जो होती हैं उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, इन्हीं को टी सेल्स भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी लिम्फोसाइट्स। और HIV या एड्स का जो वायरस होता है वो इन्हीं लिम्फोसाइट्स को या इन्हीं टी सेल्स को ख़त्म कर देता है, जिससे व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है चेचक रोग फैलता है फंगस से, प्रोटोजोआ से, बैक्टीरिया से या वायरस से? तो चेचक रोग फैलता है वायरस से, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। और ये किस वायरस से होता है? तो ये होता है वेरियोला वायरस की वजह से। ये भी आपको याद रखना है कि ये होता है वेरियोला वायरस की वजह से। अगला प्रश्न है मछली उपचार किस रोग में किया जाता है? खुजली, दाद, दमा या निद्रा रोग? तो मछली उपचार किया जाता है दमा में, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है हैजा रोग फैलता है कृमि से, कवक से, विषाणु से या जीवाणु से? तो हैजा रोग फैलता है जीवाणु या बैक्टीरिया से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, और ये जिस जीवाणु से होता है उसका नाम है विब्रियो कॉलेरी। अगला प्रश्न है सिरोसिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? आमाशय को, मस्तिष्क को, यकृत को या गुर्दे को? तो सिरोसिस रोग प्रभावित करता है यकृत को, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए ये हेल्दी लीवर है, यानी ये स्वस्थ मनुष्य का लीवर है, और ये सिरोसिस रोग से प्रभावित व्यक्ति का लीवर है। सिरोसिस रोग में यकृत में संक्रमण हो जाता है। अगला प्रश्न है तनिका शोध या दिमागी बुखार किस रोग को कहा जाता है? मलेरिया, मेनिंजाइटिस, टाइफाइड या हेपेटाइटिस? तनिका शोध या दिमागी बुखार कहा जाता है मेनिंजाइटिस को, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? लिम्फोसाइट्स को, एंथ्रोसाइट को, RBC को, WBC को? तो जो एड्स के विषाणु हैं यानी HIV या रेट्रोवायरस, ये मनुष्य के अंदर पाई जाने वाली टी सेल्स को या लिम्फोसाइट्स को ख़त्म कर देते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लिम्फोसाइट। अगला प्रश्न है कालाजार रोग का रोगजनक प्रोटोजोआ है? हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा जिंजीवेलिस, लीशमैनिया डोनावानी और ट्रिपैनोसोमा ब्रुकेई? तो कालाजार रोग का रोगजनक होता है लीशमैनिया डोनावानी, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है स्पोरोजोआइट किस रोग की एक संक्रामक अवस्था है? एड्स, डेंगू, मलेरिया या प्लेग? तो स्पोरोजोआइट मलेरिया रोग की एक संक्रामक अवस्था है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है पेचिस रोग का रोगजनक प्रोटोजोआ है? लीशमैनिया डोनावानी, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ट्रिपैनोसोमा ब्रुकेई या एंट अमीबा जिंजीवेलिस? तो पेचिस रोग का रोगजनक होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है डेंगू बुखार दूसरे व्यक्ति में किसके माध्यम से पहुंचता है? नर एडीज मच्छर द्वारा, मादा एडीज मच्छर द्वारा, मादा एनाफ्लीज मच्छर द्वारा या नर एनाफ्लीज मच्छर द्वारा? तो डेंगू बुखार का रोगवाहक होता है मादा एडीज इजिप्टी मच्छर, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कुष्ठ रोग का लक्षण है ऊतकों का अपक्षय, फेफड़ों का अपक्षय, हड्डियों का अपक्षय या इनमें से कोई नहीं?
तो जो कुष्ठ रोग होता है उसमें ऊतकों का या टिश्यूओं का अपक्षय होने लगता है, यानी टिश्यू या ऊतक नष्ट होने लगते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पोलियो रोग को और क्या कहा जाता है? पोलियोमेटिस, पोलियोमेलाइटिस, पोलियोसिस या इनमें से कोई नहीं। तो पोलियो का अन्य नाम होता है पोलियोमेलाइटिस, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है और यहाँ पर सी। अगला प्रश्न है, कोबाल्ट कीमोथेरेपी किस रोग में की जाती है? एड्स में, कैंसर में, फ्लू में या इनमें से कोई नहीं। तो कोबाल्ट कीमोथेरेपी की जाती है कैंसर में, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निमोनिया रोग का रोगजनक है प्रोटोजोआ, कवक, विषाणु या जीवाणु। तो निमोनिया रोग का रोगजनक होता है एक जीवाणु, जिसे कहा जाता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। तो निमोनिया रोग होता है जीवाणु की वजह से, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, खसरा रोग का रोगजनक वायरस है मॉर्बेली वायरस, वेरिसेला वायरस, रेब्डो वायरस या वेरियोला वायरस। तो खसरा रोग होता है मॉर्बेली वायरस की वजह से, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और खसरा में देखिए पूरे शरीर में छोटे छोटे लाल रंग के दाने पड़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, रेबीज रोग किसके द्वारा फैलता है? दूषित भोजन से, गंदे पानी से, पागल कुत्ते के काटने से या चूहे के पिस्सुओं से। तो रेबीज रोग फैलता है पागल कुत्ते के काटने से, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सार्स का पूरा नाम क्या है? सीवियर एक्यूट सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूरेट रेस्पिरेशन सिंड्रोम या सीवियर एक्यूरेट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो SARS यानी सार्स का पूरा नाम है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, दाद रोग का रोगजनक कवक कौन सा है? एकेरीज स्केबीज, एस्परजिलस, ट्राइकोफाइटन या इनमें से कोई नहीं। तो दाद रोग जिस कवक की वजह से होता है उसे कहा जाता है ट्राइकोफाइटन, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। और दाग रोग में देखिए इस तरह के गोल गोल निशान से बन जाते हैं, इनको कहा जाता है रिंगवर्म। अगला प्रश्न है, दमा रोग का रोग कारक कवक कौन सा है? टीनिया कैपिटिस, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, ट्राइकोफाइटन या एकेरीज स्केबीज। तो दमा रोग या जिसे अस्थमा रोग भी कहा जाता है, ये होता है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस की वजह से, और ये एक प्रकार का कवक होता है। तो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस दमा रोग का रोगजनक कवक है, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही है। और दमा या अस्थमा में फेफड़े में जो ब्रोंकाई संरचनाएं पाई जाती हैं उनमें सूजन आ जाती है या संक्रमण हो जाता है। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रिय स्ट्रांसियम 90 के कारण कौन सा कैंसर होता है? तो रेडियो सक्रिय यानी रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होते हैं उनके लिए लिखा गया है, रेडियो एक्टिव स्ट्रांसियम 90 के कारण कौन सा कैंसर होता है? मस्तिष्क कैंसर, अस्थि कैंसर, रक्त कैंसर या फेफड़ों का कैंसर। तो ये जो स्ट्रांसियम 90 होता है ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है और इसके कारण होता है अस्थि कैंसर यानी हड्डियों का कैंसर। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सिजोफ्रेनिया रोग किस प्रकार का रोग है? शारीरिक रोग, मानसिक रोग, आनुवांशिक रोग या कृमि जनित रोग। तो सिजोफ्रेनिया रोग एक प्रकार का मानसिक रोग है। इसमें रोगी की सोचने और समझने की क्षमता खत्म होने लगती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी मानसिक रोग। अगला प्रश्न है, प्लेग रोग का संक्रमण किससे फैलता है? दूषित भोजन से, गंदगी से, हवा से या चूहे के पिस्सुओं से। तो प्लेग रोग जो होता है वो चूहों के पिस्सुओं से फैलता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, टिटनेस रोग का रोगजनक जीवाणु है? बैसिलस टिटनी, विब्रियो टिटनी, टिटनी बैसिलस या टिटनी विब्रियो। तो टिटनेस रोग का रोगजनक जीवाणु होता है बैसिलस टिटनी, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सेरेब्रल पाल्सी रोग जो बच्चों में होता है किस अंग से संबंधित है?
मस्तिष्क से, कान से, नाक से या त्वचा से? तो सेरेब्रल पाल्सी रोग मस्तिष्क से संबंधित होता है। इसमें बच्चे जो होते हैं उनके मस्तिष्क में विकार उत्पन्न हो जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी मस्तिष्क। अगला प्रश्न है बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू का रोगजनक वायरस क्रमशः है। तो बर्ड फ्लू होता है H5N1 वायरस की वजह से, और जो स्वाइन फ्लू होता है वो होता है H1N1 वायरस की वजह से। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी H5N1 और H1N1। अगला प्रश्न है संक्रमित जमीन से कौन सा रोग होता है? एथलीट फुट रोग, फील पाँव रोग, अपस्मार रोग या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एथलीट फुट रोग यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है मनुष्य में इटाई रोग का मुख्य कारण है पारा प्रदूषण, यूरेनियम प्रदूषण, कैडमियम प्रदूषण या जल प्रदूषण? तो देखिए मनुष्य में जो इटाई नाम का रोग होता है वो वर्ल्ड वार के टाइम पे सबसे पहले जापान में देखने के लिए मिला था, ये बात भी आपको याद रखना है। और इस रोग का मुख्य कारण है कैडमियम, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हेपेटाइटिस रोग किससे फैलता है? वायरस से, बैक्टीरिया से, कवक से या प्रोटोजोआ से? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, हेपेटाइटिस रोग फैलता है वायरस से। अगला प्रश्न है कन्फेड या मम्स किस रोग का अन्य नाम है? फाइलेरिया, गलसुआ, फील पाँव या इनमें से कोई नहीं? तो कन्फेड या मम्स रोग को गलसुआ भी कहा जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जो लार ग्रंथि पाई जाती है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि जिसे पैरोटिड लार ग्रंथि कहा जाता है, उसमें सूजन आ जाती है। अगला प्रश्न है पोलियो रोग है प्रोटोजोआ जनित, कृमि जनित, जीवाणु जनित या विषाणु जनित? तो पोलियो रोग होता है विषाणु या वायरस के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पर डिटेल में सारी बातें जानना संभव नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हमें मानव रोग से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को कवर करना है। इस वीडियो में हम मानव रोग से संबंधित लगभग 100 प्रश्नों को कवर करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ प्रश्नों को देखेंगे और बहुत ज़रूरी कोई बात हुई तो उसे समझ लेंगे। बाकी आप थ्योरी वाला वीडियो देख सकते हैं, इसी चैनल पर हमने पहले से अपलोड कर रखा है। तो अगला प्रश्न है मानव में प्लाज्मोडियम हमला करता है यकृत की कोशिकाओं पर, पैनक्रियाज की कोशिकाओं पर, तंत्रिका तंत्र पर या त्वचा पर? प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया रोग हो जाता है व्यक्ति को, और ये यकृत की कोशिकाओं पर या लीवर की सेल्स पर अटैक करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।